पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से पढ़ाई लिखाई वाले चैनल एक्सीलेंट ई लर्निंग क्लासेज में। और आज का यह वीडियो विद्युत धारा का ये 4th वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम लोगों को विद्युत धारा के विषय में और तमाम बारीकियों के बारे में जानना है और तमाम छोटी और बड़ी हर प्रकार की बात को उसको समझना है। और विभवांतर, ओम का नियम इत्यादि ये सब जो चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को एकदम से इसमें महारत हासिल कर लेना है। ठीक है, तो आप सब एकदम रेडी हो जाइए और खुद को भी तैयार कर लीजिए, लंबी गहरी सांस ले लीजिए। और आज आप सब इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं विद्युत धारा की कई बारीकियों को। अच्छा तो सुनिए, आपने अब तक में जान लिया होगा कि विद्युत धारा, ये मक्खी कहाँ से आ गई जी? मक्खी फिल्म की तो नहीं है? अच्छा, तो आपने जान लिया होगा कि विद्युत धारा ये आवेशों के प्रवाह के कारण होता है। और आवेश क्या है? प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर के बना है, अणु परमाणुओं से मिलकर के बने हैं। और परमाणु में भी एक ठोस धनावेशित भाग होता है जिसको उसका नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और जहां बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, P और N इसके अंदर हैं, यहीं बाहर आवारा की तरह ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। और आप जानते हैं कि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन धनात्मक होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है, जो चक्कर लगा रहा है ऐसे ही आवारा की तरह बाहर वृत्ताकार कक्षाओं में। ठीक है, पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। ये सब आप सब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिर से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव नाभिक में होता है और निगेटिव चार्ज बाहर चक्कर लगाता रहता है। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है किसी परमाणु में, उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो कुल मिला के दोनों क्या हो जाते हैं? सबका जोड़ा फिट और सब हो गए न्यूट्रल, उदासीन हो गए। ठीक है, इसमें कोई बेकार का घूमता टहलता हुआ कोई मुक्त रूप से कोई प्राणी बचता नहीं है। अच्छा सुनो, इन दोनों पर समान आवेश भी होता है, दोनों की संख्या भी समान होती है और इनका आवेश भी समान होता है। एक किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, नाभिक के बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और ये संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो उसके नाभिक में 8 प्रोटॉन होंगे और उसके नाभिक के बाहर 8 ही इलेक्ट्रॉन चक्कर भी लगा रहे होंगे। एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, एक प्रोटॉन का आवेश बहुत छोटा सा कण है, इसका बहुत छोटा सा आवेश भी होता है, प्लस का होता है, धनात्मक होता है ना। ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। माइनस में 19 है, यानी कि दशमलव लगा करके उसमें 18 0 रखो, फिर इसको लिखिए आप, तब आपको कूलाम में मिलेगा। तो ये बहुत छोटा सा चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पर भी यही आवेश होता है, सेम, लेकिन विपरीत प्रकृति का। इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ये होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है जी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। माइनस चिन्ह इसलिए है कि ये बताता है कि ये ऋण आवेश है। प्रोटॉन धन आवेश, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश। इसी कारण ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को छोड़ के कहीं भागता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं, प्लस और माइनस दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हो गए। विपरीत प्रकृति एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं, एक दूसरे को देखते ही गले लग जाते हैं। ठीक है, मतलब अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, दोनों अपोजिट चार्ज्ड हैं, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और अगर सेम है दोनों का आवेश, दोनों का प्रकृति अगर समान है, दोनों अगर ऋण आवेश हैं, दोनों अगर धन आवेश हैं, धन आवेश कहीं आमने सामने गलती से आ गए तो दोनों एक दूसरे को धकेलेंगे। ठीक है, कि हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं है, माइनस माइनस वाले एक दूसरे को धकेलेंगे। ठीक है, इस ये होता है, प्रतिकर्षण होता है समान आवेश में, और विपरीत आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विपरीत आवेश हैं, प्रोटॉन धनावेश है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है, तो दोनों के बीच में आकर्षण बल होता है। ठीक है, लेकिन समस्या क्या होती है कि ये ऐसे वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये मान लीजिए यहाँ वाली जो कक्षा में, सबसे आखिरी वाले कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को अगर बाहर से कहीं आपने ऊर्जा दे दी रगड़ के,
या गर्म करके किसी भी प्रकार से ऊर्जा दे दी, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाले जो ऊर्जावान हो गए ना, ये तब मोह माया छोड़ देते हैं प्रोटॉन से कि ये धनावेश है, हम ऋणावेश हैं, आकर्षित किए हुए हैं, ये सब मोह माया छोड़ देते हैं। बहुत दूरी पर है तो ये बल भी ज़्यादा तेज नहीं लगता है। दूरी बढ़ने पर कोई भी बल हो तो उस बल का मान घटता है। जैसे चुंबक में ही देख लो, दो ठो चुंबक अगर आपने नज़दीक पकड़ा हुआ है तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बल लगा करके दोनों चुंबक एक दूसरे को खींचेंगे। उन्हीं दोनों चुंबकों को फिर आप थोड़ी सी और दूरी पर कर लीजिए, फिर देखिए आपके हाथ पर बिल्कुल भी दबाव नहीं पड़ेगा, मतलब कि उन दोनों के बीच जो बल लग रहा था वो बल कम हो गया। तो यही स्थिति यहाँ पर भी होती है। ये प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित किए रहते हैं, लेकिन जैसे दूरी बढ़ती जाती है, जितने दूर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन पहुँचता जाता है, ये बल कमज़ोर हो जाता है। फिर बाहर से उसको जैसे ऊर्जा मिलती है, वो अपनी कक्षा को छोड़ करके भाग जाता है। अब कक्षा को छोड़ करके अगर वो भाग गया, ठीक है, अपने ऑर्बिटल को अगर छोड़ करके वह भाग गया तो और भी समस्या उत्पन्न होती है। क्या समस्या? कि जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर वाली कक्षा में थे वो है, उनको ऊर्जा मिला, वह छोड़ के भाग गए, तो 4 प्रोटॉन अंदर ये खाली बच जाएगा। ठीक है, 4 प्रोटॉन खाली बच जाएगा, मतलब ये इसका जो है 4 धन आवेश, ये एक प्रोटॉन का आवेश है, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 4 प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा। ये आवेश अब बाहरी कक्षा में आकर के घूमने टहलने लगेगा आवारा की तरह, ठीक है, और वस्तु धन आवेशित हो जाएगा। अभी तक जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन थे, ये उदासीन था, इसके इलेक्ट्रॉन कुछ भाग गए, प्रोटॉन खाली बच गया, तो ये इसको धनावेशित बना दिया। ठीक है, वस्तु आवेशित हो गई। आवेशित वस्तु क्या करती है? दूसरे वस्तु को आकर्षित करती है। आकर्षित करने के लिए ये अपनी चारों ओर एक क्षेत्र बनाती है कि उतने क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश अगर आता है तो उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। ये अरे भाई विपरीत प्रकृति का आएगा तो आकर्षित कर लेगा। कोई इसी के समान प्रकृति का यह धनावेश है, कोई धनावेश ही और इसके क्षेत्र में घुसने का प्रयास करेगा तो दोनों एक दूसरे को धकेलते हुए निकल जाएंगे। अच्छा, कितना बल लगाएंगे इसके बारे में आपको भी अपने अगली कक्षा में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है आपको। हाँ, वहाँ कूलाम चाचा का नियम मिलेगा तो आपको पूरा ज्ञान होगा कि एक दूसरे पर कितना बल आरोपित कर सकते हैं। तो ये बात होती है भाई, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश, एक प्रोटॉन पर इतना आवेश, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, ये सब कॉन्सेप्ट इसी प्रकार से होता है। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि एक कूलाम आवेश, आपने लिखा था एम्पियर का जो डिफिनीशन आपने लिखा था उसमें आपने लिखा था कि यदि एकांक समय में एकांक आवेश प्रवाहित हो रहा है किसी चालक तार से होकर के, तो उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। ऐसे तो लिखे थे जी। चलिए देख लेते हैं अगली बात। अरे यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है जी पहले से। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि ये विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है एमकेएस पद्धति में। आपने जाना है और एक पिछले वीडियो में कि एमकेएस पद्धति में एम्पियर है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक स्टेट एम्पियर होता है। दोनों को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एम्पियर से स्टेट एम्पियर कभी आपको करना हुआ, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया, ठीक है, स्टेट एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्जन, ये कन्वर्जन से संबंधित कोई बात आ गई तो आप उसी तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा तो पिछले वीडियो से ज़रूर सीख लो। छोटी छोटी बातों को हमेशा याद रखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटी बातें ही पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा मूल राशि है। मूल राशि मतलब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनका जन्म कहाँ से हुआ है नहीं पता है, जैसे लंबाई और द्रव्यमान। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो लंबाई मूल राशि है और इसका जो मात्रक है मीटर, वह मूल मात्रक कहलाएगा। ठीक, लंबाई हो गया। द्रव्यमान, द्रव्यमान के बाद में फिर समय, समय के बाद में विद्युत धारा, विद्युत धारा के बाद में तापमान, टेम्परेचर, और इसके बाद में ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां हैं, यहाँ पर लिखी हुई हैं ये मूल राशियां, और सामने इनका मात्रक लिखा हुआ है, इसको कहते हैं मूल मात्रक। ध्यान से देख लो, अभी इरेज नहीं हुआ है लगभग सारी चीज़ें। ये समय का मात्रक सेकंड, घंटा, मिनट, दिन, सप्ताह, वर्ष, ये सब समय का मात्रक है। ठीक है जी, ये सब मूल राशियां हैं।
और ये इसके मूल मात्रक है। इसके अलावा और जो मात्रक हैं, जैसे आप कहते हैं कि सर जी क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, तो क्षेत्रफल जो है वो व्युत्पन्न राशि है, वो मूल राशि नहीं है। मूल राशि में क्या है? लंबाई। क्षेत्रफल जब आप निकालते हैं तो दो लंबाइयों का गुणा करवाते हैं, वो लंबाई से मिल करके बना है, व्युत्पन्न हुआ है, ठीक है। इन्हीं मूल राशियों से बाकी सबकी उत्पत्ति होती है। ये 7 हैं मूल राशियाँ। 7 के अलावा बाकी जितने भी हैं, आप कहेंगे कि क्षेत्रफल का मात्रक, आयतन का मात्रक, ठीक है, और ऐसे बल का मात्रक, ढेर सारी चीज़ें हैं, जितना भी आप पढ़ते जा रहे हैं सभी का मात्रक, चाल का मात्रक, त्वरण का मात्रक, वेग का मात्रक, तो ये सारे मात्रक व्युत्पन्न हैं। अब जैसे वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। मीटर कहाँ से आया? लंबाई से। और सेकंड कहाँ से आया? समय से। दो लोग मिलकर के, दो मूल राशियाँ मिलकर के एक राशि बना दी वेग का, और वह राशि, उसका जो मात्रक है मीटर पर सेकंड, वह व्युत्पन्न मात्रक है, मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक और मूल राशि के ही मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। और मूल राशियां मात्र 7 हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और इन सबका ये मात्रक सामने लिखा हुआ है। चलिए, सारी बातों को आप एक बार पुनः वीडियो को पीछे करके पूरी बात ध्यान से सुन लेंगे, सीख लेंगे, ठीक है। और इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए। एम्पियर के परिभाषा में ये इलेक्ट्रॉन, अच्छा सुनो, विद्युत धारा क्या है? आवेश का प्रवाह दर है। आवेश कहाँ मिलता है? इलेक्ट्रॉनों से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह दर एक हिसाब से वह बन जाता है। चलिए, इस बात पर थोड़ा सा मेहनत किया जाए। धीरे धीरे सब सवाल लगाना है, पूरा सिलेबस निपटाना है ना? बुझला? धीरे धीरे पूरा काम कंप्लीट कर लेना है। चलिए, एम्पियर की परिभाषा लिखते हैं। आप जानते हैं, एक बार पुनः लिखते हैं। एक एम्पियर की परिभाषा तो कहाँ से लिखते थे? I = Q/T। ये फार्मूला आप जानते हैं धारा के लिए, आवेश बटा समय, ठीक है। अच्छा, अगर विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर है, I का मान 1 है, तो Q भी 1 होगा, T भी 1 होगा, तभी तो 1 आएगा इसका मान। तभी ना आएगा जब T 1 होगा, एकांक समय होगा और एकांक आवेश होगा, Q का मान भी 1 होगा। T बराबर 1 सेकेंड और Q बराबर 1 कूलाम्ब, तब I बराबर कितना मिल जाता है जी? 1/1 मतलब 1 एम्पियर। अर्थात यदि किसी चालक में एक सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। है बात कि नहीं? बिल्कुल है सर। यदि किसी चालक में एकांक समय में, मतलब 1 सेकंड, एकांक समय में 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो चालक में प्रवाहित धारा कितना होगा जी? 1 एम्पियर होगा। एक एम्पियर होगा, ठीक है। अच्छा, 1 कूलाम आवेश जो बह रहा है, तो 1 कूलाम आवेश कहाँ प्राप्त होता है? इलेक्ट्रॉनों से, ठीक। इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये माइनस का 1.6 होता है क्योंकि ऋण आवेश है, लेकिन न्यूमेरिकल लगाते समय आपको माइनस नहीं लगाना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, चाहे धन का हो चाहे ऋण का हो। आवेश इलेक्ट्रॉन के पास कितना है? इतना आवेश है सर, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश है। मैंने बहुत कम है, इतना आपको गर्व के साथ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटा आवेश है, लेकिन ठीक है, अपने तो अपने होते हैं, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है, कुल आवेश कितना है? 1 कूलाम, और Q बराबर हो गया 1 कूलाम, ठीक।
ये आवेश, एक कूलाम का आवेश इलेक्ट्रॉनों से ही मिलकर के बना है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश, तो एक कूलाम का आवेश बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन सहभागिता किए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक कूलाम आवेश बनाएंगे। चलिए इस बात की जानकारी करते हैं। तो Q बराबर एक सूत्र होता है N E। N क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है। Q क्या है? कुल आवेश। भाई जितने एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना आवेश है, तो जितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 100 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 100 इलेक्ट्रॉन का जो कुल आवेश है, 100 इलेक्ट्रॉनों का जो कुल आवेश है वह Q है। तो Q का मान, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश में 100 का गुणा करवा देंगे तो हमको कुल आवेश मिल जाएगा। N होता है वही 100, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q का मान जी एक कूलाम है, N का मान भगवान जाने, और E का मान है एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है। सर एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना आवेश है और कुल मिला के एक कूलाम का आवेश बना है। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें भिड़े हुए हैं नहीं पता है, तो चलिए याद करते हैं। एक बराबर N गुणे इतना। ठीक, N का मान हमको निकालना है बच्चा लोगों। तो क्या होगा कि ये जो स्टेप है, N के बगल वाले जितने भी पड़ोसी हैं ये सब इस साइड में आएंगे। चूंकि ये गुणा में है N के साथ, तो ये सब बटा में पहुंच जाएंगे इस साइड में। ठीक है। प्लस माइनस में होते अगर, तब अगर प्लस में होते तब इस तरफ आते तो माइनस के बन जाते, माइनस के होते तो इस तरफ आकर के प्लस के बन जाते। तो ऐसा तो है नहीं, गुणा में है तो बटा में आएंगे। चलो भैया आ जाओ सब। 1/1.6 गुणे 10 के घात -19। अब क्या होगा जी, ये पहले 10 के घात -19 जो है चार्ज वाला, पावर वाले को ऊपर भेजो। पावर वाला ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन पावर उसका बदल जाता है। माइनस का 19 है, ऊपर आएगा तो प्लस का 19 बन जाएगा। बटा क्या बचा? 1.6। इसमें भी 1 दशमलव हमने उड़ा दिया, तो 1 के बगल में क्या बढ़ जाएगा? 0 बढ़ जाएगा सर। अब ये बन गया 10 गुणे 10 के घात 19 बटा 16। अच्छा ऐसा करो कि 1 0 10 के घात 19 है, मतलब 10 के पास 19 ठू 0 है, 1 0 इससे उधार ले लो, 10 को दे दो, तो ये बन जाएगा 100 गुणे 10 के घात, अब इसके पास बचा 18 बटा 16। 16 से हम लोग 100 को भाग करेंगे तो कितना मिलेगा? 16 छक्का 96, दशमलव लगाएंगे 40, 16 दूना 32, फिर 16 पंचे 80, 6.25 गुणे 10 के घात 18। इतने इलेक्ट्रॉन जी, 6.25 गुणे 10 के घात 18, काफ़ी संख्या हो गई है। तो इतने इलेक्ट्रॉन मिल करके तब एक कूलाम आवेश बनाएंगे। तो 1 एम्पियर का जब हम लोग परिभाषा लिख रहे हों उस समय में यदि हम चाहें तो इसमें जो लिखा है ना कि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक में एकांक समय में इतने इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुणे 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यदि किसी चालक में एकांक समय में 6.25 गुणे 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो उस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर की होगी। 1 कूलाम का आवेश यही इतने इलेक्ट्रॉन मिल करके तो बनाते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन मिल करके तब 1 कूलाम आवेश तैयार कर पाते हैं जी। 6.25 गुणे 10 के घात 18। अब सोचिए 6.25 या इसको जो है 625 आप लिख दीजिए तो 2 पावर और कम हो जाएगा। दशमलव को आप दाहिनी ओर ले जा रहे हैं ना, दाहिनी ओर ले जाने पर घात घटता है, तो 2 स्टेप ले जाएंगे दाहिनी ओर, 625 इसको बना देंगे तो 2 घात कम हो जाएगा, 16 बचेगा। 625 गुणे 16। अब 625 के बगल में 16 ठू आप 0 रखिए, 625 लिख करके इसके बगल में 16 0 लगाइए, बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। तो इतनी बड़ी संख्या है इलेक्ट्रॉनों की, जब इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब एक कूलाम आवेश का निर्माण करेंगे। ठीक है जी। चलिए इसको इस दोबारा एक डिफिनेशन और लिख दीजिए। यदि किसी चालक में, बोल दे रहे हैं आप सब, वीडियो को रोक करके इत्मीनान से लिख लेना। यदि किसी चालक में एकांक समय में 6.25 गुणे 10 के घात 18 ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तब चालक में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ठीक, चलिए पूरा बात फिर से इसको भी नोट कर लीजिए। विद्युत विभवांतर क्या चीज है? विद्युत विभवांतर को जानते हैं। ये इतनी सारी बातें आप एकदम से क्लियर रखना, ठीक है। इसके आधार पर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। न्यूमेरिकल में कहता है कि किसी चालक तार में वो आपको आवेश का मान नहीं बताएगा, न्यूमेरिकल बता देगा कि एक चालक तार में 10 सेकंड में
2000 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। 10 सेकंड में 2000 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो बताओ चालक तार में विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो आप सब क्या करिएगा कि 10 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 2000 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो टी का मान हो गया 10 सेकंड। आवेश कितना गया, 2000 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है सर, इतना होता है सर, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। 2000 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो कुल कितना आवेश हो गया, तो इसमें 2000 का गुणा कर दीजिए, इसमें गुणते 2000 कर देंगे। ठीक, ये हो गया हमारा कुल आवेश। 2000 इलेक्ट्रॉन का पूरा आवेश इतना हो गया। जब आपको पूरा आवेश मिल गया, कुल समय मिला है, तो आवेश प्रवाह का दर ही विद्युत धारा है। तो कुल आवेश को समय से भाग कर दो, जो प्राप्त होगा वही लिख दो एम्पियर में, विद्युत धारा है वो। ठीक जी, इस तरीके से। चलिए अगला लाइन डालिए, विद्युत विभवांतर। इस समय तबीयत थोड़ा सा नासाज चल रहा है, सुधार हो जाता है, फिर ये डाउन हो जाता है, फिर सुधार, फिर डाउन, एकदम ये तरंग के तरीके से चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और अभी आप सब आगे इसमें पढ़ेंगे, ये अल्टरनेटिंग करंट के तरीके से चल रहा है, प्रत्यावर्ती धारा के तरीके से। प्रत्यावर्ती धारा भी ऐसे बीच से एक बार ऊपर को जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर नीचे की ओर आएगा, जीरो हो जाएगा, इस तरीके से। तो ऐसे हमारा कुछ स्वास्थ्य भी चल रहा है, एक बार ये ऊपर की ओर मतलब एकदम से अच्छा हो जाता है, फिर जैसे अच्छा बोले उसी टाइम से फिर ये डाउन की ओर। ठीक है, लेकिन पढ़ाई आप सबकी उसी स्पीड से और उसी ऊर्जा से जारी रहेगा। हेडिंग डाल दिए आप सब, विद्युत विभवांतर। इसको कहते हैं अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, इससे पहले आपने विद्युत विभव पढ़ा होगा। विद्युत विभव का डेफिनेशन क्या था कि अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, उस बिंदु पर। ठीक है, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। एकांक आवेश को अगर हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाते हैं तो जिस बिंदु पर लाए हैं उस बिंदु का विभव हमको प्राप्त हो जाता था। मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुएं हैं, एक बिंदु है ये और ये बिंदु है बी। बिंदु ये पर जो विभव है, विभव को किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं, बैन वाला B। तो बिंदु ये पर जो विभव है उसका नाम हो गया बी ए, और जो बिंदु B पर विभव है बी बी। इन दोनों के बीच में जो विभवांतर है, विभवांतर ये से और B के बीच का जो विभवांतर है, ये और B के बीच में विभवांतर, ये तथा B के बीच विभवांतर, इसका संधि विच्छेद कीजिए तो आपको इसका मतलब समझ में आएगा। विभव अंतर, इनके विभवों का जो अंतर है वही विभवांतर होगा। तो ये बराबर हो जाएगा बी बी माइनस बी ये विभवांतर बी बी माइनस बी ये हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, विभवांतर का अगर आपको डिफिनीशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तब आप लिखेंगे कि एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। ये हो गया इसका डेफिनेशन, और ये हो गया इसका मान बी वी। इस बिंदु पर विभव कितना है, इस बिंदु पर विभव कितना है, दोनों विभवों का जो अंतर होगा वही विभवांतर होगा। और सुनिए, ये विभवांतर बी भी ये बराबर हो जाता है डब्ल्यू अपान क्यू के। डब्ल्यू अपान क्यू, डब्ल्यू क्या है, कार्य है, क्यू क्या है, आवेश है। अगर आवेश एकांक नहीं है, ये क्यू का मान जब एक हो जाता है तभी ये बी बराबर क्यू हो जाता है, विभव कार्य के बराबर हो जाता है जब हम लोग एकांक आवेश लेते हैं। लेकिन अगर क्यू आवेश है, आवेश भी अपने अस्तित्व में है, तो बी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बाई क्यू। इसका मात्रक क्या होता है जी, वोल्ट होता है। ठीक, इसका मात्रक वोल्ट होता है। और एक बात, कहीं कहीं पर मेगा वोल्ट लिख देता है, आपको मेगा वोल्ट से डरना नहीं है।
न्यूमेरिकल में आपको वोल्ट में ही लिखना है, विभवांतर को वोल्ट में लिखना है। मेगा लिखा है सर, क्या करें? तो क्या करोगे कि उस मेगा में मेगा को हटाने के लिए, जैसे लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है 5 मेगा वोल्ट, तो ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मेगा की जगह पर 10 की घात 6 लगाते हैं। पिछले वीडियो में इस बात को बताए थे। 10 की घात 6 मेगा हटाने के लिए 10 की घात 6 का गुणा किया जाता है। ये मेगा हट गया, अब क्या बचा? वोल्ट बचा, बन गया आपका वोल्ट में। कभी कभी लिख देता है किलो वोल्ट, 5 किलो वोल्ट। अच्छा बताओ, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। तो 5 किलो वोल्ट है, 1 किलो वोल्ट है, तो इसमें कितना वोल्ट होगा? 1000। तो इसे 1000 को 10 का पावर 3 कहते हैं। किलो वोल्ट को हटाने के लिए 10 के पावर 3 का गुणा करते हैं। मिली वोल्ट है, मिली वोल्ट है, उसको वोल्ट बनाना है तो मिली छोटा होता है, 10 के घात -3 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये पूरा कन्वर्जन आपको पिछले वीडियो में बताया गया, एक बार पुनः आप सभी लोग सीख लेंगे। बस मजबूती के साथ एक एक स्टेप को पढ़ते हुए चलना है, बुझला? ठीक है, विभवांतर के लिए चलिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं। नोट कर लीजिए।